नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और इसके तहत राज्य में सोमवार यानी कि आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विद्यालयों को एक एक स्कूल गोद लेने के लिए भी आदेश दिए हैं। अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और बताना चाहेंगे आपको कि छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शौचालय, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्ध सुनिश्चित भी कराई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने योजना के अनुसार स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह बताया गया है कि परिषद के स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा में बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावस्ती से कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि समारोह का सभी विद्यालयों में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने यह बताया है कि 30 अप्रैल तक चलने वाले अभियान में सर्वाधिक बच्चों का नामांकन करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान के तहत शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों को बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने और प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी देंगे। वहीं समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह भी शामिल होंगे। वहीं जिलों में स्थानीय मंत्री, सांसद और विधायक अभियान के शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। यह अभियान राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को आकार देने और प्राथमिक विद्यालयों को समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास भी है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के प्राथमिक स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाए। वहीं श्रावस्ती जिले में राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है और इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर आते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत नया रूप दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और विधायकों को स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के भी निर्देश दिए। वहीं सीएम योगी के योजना अनुसार जनप्रतिनिधि न केवल अभियान से जुड़ेंगे बल्कि विधायकों को एक एक स्कूल गोद भी लेना होगा और इसके अलावा अधिकारियों को भी एक एक स्कूल के समग्र विकास पर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को सभी सरकारी स्कूलों को छात्रों को शौचालय, पीने का पानी, फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम दिल्ली स्थित निवास पर तेलंगाना की पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक हफ्ते में उनकी ये दूसरी बार तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होगी। इसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति के अलावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव, धान खरीदी और अन्य मसलों पर बात होगी। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय स्तर पर गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तेलुगु देशम के साथ गठबंधन किया था। हालांकि यह गठबंधन तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के प्रमुख केसीआर को पुनः सत्ता में आने से रोक नहीं सका था। इससे पहले पिछले माह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी ने आगामी चुनाव के सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के साथ किसी गठबंधन की संभावना से साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी राज्य में गठबंधन करेगी, मगर सीएम केसीआर विश्वसनीय है, इसलिए उनकी पार्टी से किसी कीमत पर गठबंधन नहीं किया जाएगा। रेड्डी ने यह भी कहा कि हम चंद्रशेखर राव को 2004, 2009, 2014 और 2019 में देख चुके हैं। हम किसी भी अन्य नेता पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन केसीआर और टीआरएस पर कतई नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल यानी बीते रविवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और इसे एक पारिवारिक बैठक बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था,
वहीं इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गडकरी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख के परिवार के साथ अपने पुराने अच्छे संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह ठाकरे के निमंत्रण पर ही उनके घर आए थे। गडकरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये एक राजनीतिक बैठक नहीं थी। राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ 30 साल से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं उनका नया घर देखने और उनकी मां का हाल जानने आया था। ये एक पारिवारिक यात्रा थी। आपको बता दें कि इस बैठक के एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो वह मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलवाएंगे। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा था कि मैं नमाज के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने घर पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिद के लाउड स्पीकरों को हटाने पर फैसला लेना चाहिए। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, लाउड स्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगाएं और हनुमान चालीसा बजाएं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को राज्यसभा दिवस की बधाई दी और कहा कि उच्च सदन ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। राज्यसभा के सभापति नायडू ने सदस्यों से लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जानकारी परक और रचनात्मक बहस में हिस्सा लेने की भी अपील की। वहीं उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया, राज्यसभा दिवस की बधाई। अपनी स्थापना के समय से ही राज्यसभा ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। राज्यसभा की वेबसाइट के मुताबिक संविधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसने 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल की भी भूमिका अदा की थी, जब उसे अंतरिम संसद में तब्दील कर दिया गया था। 1952 में पहला संसदीय चुनाव होने तक केंद्रीय विधानमंडल एक सदन वाली संस्था थी। और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे महीनों तक गायब रहते हैं, वो कभी भी एक मुद्दे पर नहीं टिकते हैं, ये उनकी खासियत है। एनसीपी पर जाति की राजनीति करने के राज ठाकरे के आरोप को खारिज करते हुए पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि मन से अध्यक्ष किसी भी मुद्दे पर कभी एक राय नहीं रखते हैं और साल में 3 से 4 महीने सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जो उनकी खासियत है। शनिवार को मुंबई में शिवाजी पार्क में एक रैली में राज ठाकरे ने शरद पवार की आलोचना करते हुए उन पर समय समय पर जातिगत कार्ड खेलने और समाज को बांटने का आरोप लगाया था। पवार ने कोल्हापुर में पत्रकारों से कहा कि इसके विपरीत एनसीपी ने सभी जातियों के लोगों को एकजुट किया है। शरद पवार ने कहा कि राज ठाकरे को टिप्पणी करने से पहले एनसीपी का इतिहास पढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख के भाषण पर एक सवाल के जवाब में पवार ने तंज कसते हुए कहा कि राज ठाकरे 3 से 4 महीने सोए रहते हैं और अचानक भाषण देने के लिए जाग जाते हैं, ये उनकी खासियत है। मुझे नहीं पता कि वह इतने महीनों तक क्या करते हैं। वहीं पवार ने कहा कि मन से प्रमुख कई बातें कहते हैं लेकिन उन पर टिके नहीं रहते। वो एनसीपी और जाति की राजनीति के बारे में भी बात करते हैं। असलियत यह है कि छगन भुजबल के मधुकर राव पिचंड समेत अन्य नेताओं ने सदन में एनसीपी के नेता के तौर पर काम किया है और हर कोई जानता है कि वे किस जाति से आते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।